नमस्ते स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू जब कोई स्टूडेंट करता है उस वक्त उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी क्लैरिटी अगर वो लेकर के चलता है तो उसके लिए सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाता है। ये इस वीडियो में मैं आपसे जो पॉइंट डिस्कस करूंगा ये सारी वो बातें हैं जो मैंने पिछले 9-10 साल से, क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं और बहुत सारे उनसे कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हुए भी देखे हैं। अब उन फेल होने वाले बच्चों में और पास होने वाले बच्चों में जो एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया या जो तुलनात्मक अध्ययन जब उन सभी स्टूडेंट्स का किया तो जो पॉइंट्स मुझे समझ में आए वो मैं आपसे डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं और पूरे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम और संसाधन भी ये वीडियो बचा सकता है आपके। अगर भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोई लाइब्रेरी या ऑनलाइन को कोर्स लेकर के या आप कहीं से भी कोचिंग करते हैं, बट अगर आप ये क्लैरिटी ऑफ डिसीजन अगर समझ लेते हैं तो फिर आपको मेहनत करने में थोड़ी आसानी रहेगी, डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम रहेंगे, कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर हम करियर क्लैरिटी की बात करें कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से, अगर करियर क्लैरिटी की हम बात करें कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से, सबसे पहले देखते हैं कि करियर का डिसीजन किसी स्टूडेंट को लेना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के वो करियर का डिसीजन लेता है ना। जैसे 12th क्लास तक तो नॉर्मली, हालांकि 10th के बाद भी बहुत सारे डिसीजन मुश्किल हो जाते हैं करियर का चुनाव करना कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आपको किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी डिसीजन थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा कि 12th के बाद जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ अगर आने का सोच रहे हैं तो उस पॉइंट पर आपको कैसे सोचना चाहिए वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12th के बाद भी जो मेजर अगर हम सोचें कि करियर की स्ट्रीम कौन कौन सी बनती है और कैसे आपको डिसीज़न लेना चाहिए, तो मोटे तौर पर दो चीज़ें निकल के आती हैं। इसके बाद बच्चे को ये डिसीज़न ज़रूर लेना पड़ता है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाना चाहता है या फिर वो कोई प्राइवेट या कोई स्किल बेस या प्रोफेशन कोई कोर्स वो लेना चाहता है, ठीक है। इन दोनों में से उसे कुछ न कुछ डिसाइड करना पड़ता है। अब इस डिसीजन पर भी आप डिसाइड करते कैसे हैं वो दो पैरामीटर होते हैं और उन दोनों को अलग अलग समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो दो पैरामीटर कौन से हैं? देखो बच्चों, आपके करियर का डिसीज़न लेने के लिए दो चीज़ों के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, आपका पैशन और आपका प्रोफेशन। और ये मैं पॉइंट जोर दे के क्यों बोल रहा हूँ कि आपको क्यों इसके बारे में समझना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा होता है कि मेरा जो पैशन है या जो मेरी रुचि है मैं उसी तरह का ही करियर चूज़ करूँगा, मुझे उसी में जाना है। या फिर पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, बच्चे को खुद की इच्छा कुछ और होती है, पेरेंट्स उसमें सिक्योर फील नहीं करते हैं। ये सारे के सारे जो कन्फ्यूजन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ना तो पेरेंट्स और ना ही बच्चा इस पैशन और प्रोफेशन को अलग अलग समझ नहीं पा रहे। जो बच्चा अपनी रुचि से करना चाहता है, अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग कोई पैशन कोई प्रोफेशन वो चूज़ करना चाहता है या जो उसका मन करता है वो करना चाहता है, वो एक्चुअली में उसका पैशन है, ठीक है। लेकिन उस पैशन को परस्यू करने के लिए, उसमें ग्रोथ लेने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है कि आप किसी न किसी प्रोफेशन का सहारा लेकर के अपना सर्वाइवल आप इंश्योर कर लें, आजीविका सुनिश्चित कर लो, उसके बाद फिर आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को बहुत अलग अलग समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्लियर आपको समझ में आ जाती है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं ना तो आप सिर्फ प्रोफेशन समझ के आ जाओ आप, कि जो भी आप अगर ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कोई स्किल है स्पेसिफिक आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आर्ट है आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई है आपका इंटरेस्ट जिसमें आप ग्रो करना चाहते हैं, जिसमें और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस लेना चाहते हैं, बट फैमिली प्रेशर ये है कि नहीं पहले आप ये तैयारी कर लो, ये जॉब लग जाओ। बच्चे को वहाँ पे रेजिस्टेंस फील होता है कि यार ये रुकावटें आ रही हैं, मेरे करियर की ग्रोथ रुक रही है, यहाँ मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जबकि पेरेंट्स की सिर्फ इतनी इच्छा होती है कि आप कोई प्रोफेशन ऐसा चूज़ कर लो जिससे आपकी आजीविका आसान हो जाए। और वो स्टूडेंट भी जो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, आगे कोई ग्रोथ लेके आना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं अपने मन से, उन बच्चों के लिए भी अगर आपने पैशन और प्रोफेशन को अलग अलग समझ लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मान लो कि किसी को आर्ट्स में जाना है
या कोई बिज़नेस करना है, कोई स्टार्टअप करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे मान लो वो आपका पैशन है, ठीक है। अगर आप फैमिली प्रेशर को भी अगर आप हटाना चाहते हो कि आपको कोई रोके नहीं, और आप चाहते हो कि आप अपनी मर्ज़ी से खुले मन से जो चाहो वो आप कर पाओ, तो उसके लिए आप कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ कर लीजिए। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि आप सर्वाइवल इंश्योर करिए। आजीविका अगर आपकी सुनिश्चित हो जाएंगी कि देसी भाषा में आपने बोले कि आपको खर्चों को दो ठान लाग जाओ, उसके बाद आप अगर पैशन को परस्यू करोगे तो आपकी रुकावटें कभी बनेगी नहीं और ना ही कोई प्रेशर आएगा। इस बातों में इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, कभी डिटेल में इस पर और बात करेंगे। लेकिन अगर पैशन और प्रोफेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ जाए ना, तो बहुत सारे प्रोफेशनल के लिए भी ये चीज़ बहुत क्लैरिटी लेकर के आती है कि आप प्रोफेशन पर सवार होकर के अपने पैशन तक पहुँचते हो। एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पैशन से आपको इतनी इनकम आनी शुरू हो जाती है कि आपको प्रोफेशन नाम की वैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये अगर दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो फिर ये डिसीज़न लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों डिसीजन कैसे लेने चाहिए? जिस बच्चे का पैशन या हॉबी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, एक फील्ड में वो आगे रिसर्च में जाना चाहता है, कुछ करना है, उसी स्किल में करना है और सर्वाइवल के लिए उसको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बच्चा डायरेक्टली उस स्किल को टारगेट करके उस बेस पर कुछ करना चाहे तो कर सकता है। ये आसान रास्ता है। दूसरा, जिस बच्चे को लगता है कि यार मेरे को पहले मेरा सर्वाइवल सिक्योर करना है, मेरी आजीविका हो जाए, मतलब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, तो फिर उसको पैशन को भी मरने मत दो, जिंदा रखो, उसके लिए भी रास्ता मिलेगा आपको। और कभी फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस भी कर लेंगे कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुए हैं उनमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं कि आप चाहे किसी प्रोफेशन में किसी पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इवन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाती है। तो आप एक जॉब के साथ साथ भी बहुत कुछ अलग कर सकते हैं और उसको करते रहिए। जिस दिन आपको लगे कि आज आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है या आप अपना जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब आपको सर्वाइवल के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बाकी बैसाखियाँ फेंक सकते हो, अपना प्रोफेशन आप छोड़ सकते हो, अपनी जॉब भी छोड़ दो चाहे। जिस दिन आपको लगे कि आप जो करना चाहते थे उस पॉइंट तक आप पहुंच गए तो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ करना ज़रूरी होता है। प्रोफेशन में भी अगर आपको कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, आप कुछ सीख सकते हैं, कोई ज्ञान आपको है, कोई छोटी मोटी को जॉब आप अगर इजीली कर सकते हैं तो डायरेक्टली भले ही आप जॉब शुरू कर लो, वो भी प्रोफेशन है। और अगर आपको खुद को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा स्वॉट एनालिसिस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा, अगर उतना एक्सपोजर आपको नहीं मिला है, आपने अपने आप को इतना एक्सप्लोर नहीं किया है कि आप खुद ये डिसीज़न ले पाएँ, तो फिर आपके लिए इजी ऑप्शन क्या रहता है कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ आ जाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा? गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ अगर आप आते हैं तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आप तैयारी करेंगे उसमें आपको सारा आपका स्कूल का करिकुलम एक बार वापस रिवाइज हो जाना है। अगर तरीके से पढ़ाई करोगे, जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर उस रणनीति से आप चलेंगे तो फिर इसकी तैयारी आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करेंगी और आप दुनिया में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट और ऑप्शन क्या हो सकते हैं, आपको कहाँ एफर्ट डालने चाहिए, वो समझ भी आप में विकसित हो जाएंगी। तब तक आप ये कंपटीशन की तैयारी करके कोई ना कोई जॉब भी आप सिक्योर कर सकते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब जिन बच्चों ने चूज़ कर ली कि ठीक है हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, अगर वो क्लैरिटी आप कोई अपना स्किल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का डिसीजन ले लिया, ये पहला डिसीजन हमारा यहाँ हो चुका है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये फर्स्ट डिसीजन, पहले आपको यही डिसाइड करना होता है, पैशन और प्रोफेशन डिसाइड करो कि आपका पैशन क्या है, मन क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर प्रोफेशन आपको कोई चूज़ करना पड़ रहा है तो समझो कि सिर्फ प्रोफेशन चूज़ करने से या कोई ना कोई आजीविका के लिए कोई रास्ता ढूंढने से आपका पैशन मर नहीं रहा है। मैं आपको उसके रास्ते बताऊंगा, चाहे आपका कोई भी इंटरेस्ट है, आपकी कोई भी हॉबी है, आप अगर एक प्रोफेशन चूज़ करके अपने पैशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको रूट मिलेगा, इस बात का यकीन रखिए, ठीक है। तो पैशन और प्रोफेशन का डिफरेंस समझो और फिर प्रोफेशन के लिए आपको जो रास्ता चूज़ करना है वो, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्किल बेस्ड कोई भी आप
अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग लीजिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खुद की भी क्लैरिटी नहीं है और आपको ऑप्शंस के भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिले हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो पहला डिसीजन ये है कि आपने ये चूज़ किया कि आपको करना क्या है। क्लियर हुआ? गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। किस लिए करनी है? आपके मन मार के नहीं है कि आपका पैशन ख़त्म हो जाएगा या आपकी जो रुचि है आप वो करना चाह रहे थे, आपके अंदर के कलाकार को मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए करनी है ताकि आप एक प्रोफेशन चूज़ कर पाएँ, आप अपनी आजीविका, अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पाएँ, ताकि आपके पैशन को परस्यू करने में आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, कोई व्यवधान नहीं आए। क्लियर हुआ? तो पहला डिसीजन आपका ये हो गया कि कंपटीशन की तैयारी। अब दूसरे पर चलते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का सोच लिया या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आप जाना चाहते हैं, तो ये डिसीजन कैसे लें, किसकी तैयारी करें? तैयारी शुरू करनी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपने करियर को लॉन्च कर रहे हैं, कोई रास्ता आप चुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज की अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो रास्ते क्या हैं? देखो, दो तरीके से मार्केट में आपको लोग मिलेंगे जो डिसीज़न लेते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो डायरेक्टली ज़्यादा दिमाग ना तो लगाएंगे, ना सोचेंगे, ना कोई लॉजिक देंगे। उनको ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करनी है तो वैकेंसी की तैयारी करो। अब वैकेंसी की तैयारी का मतलब क्या है कि जो भी आपने नाम सुना, अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानते हो तो आप कोई ना कोई बड़ी ऐसी वैकेंसी का नाम ले लो जो बताने में इज्जतदार लगे। ऐसे भी मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन ले लेते हो। जो वैकेंसी वाइज चलते हैं बच्चे, उनका सीन बता रहा हूँ। किसी बच्चे का सेल्फ डाउट रहता है अपनी इंटेलिजेंस को लेकर के कि यार मेरे तो ये सब्जेक्ट, मान लो मैथ्स नहीं आती, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, या मैं बड़ी तो कोई तैयारी कर नहीं सकता, मैं ज़्यादा होशियार नहीं हूँ। इस तरह के लॉजिक अगर दे करके आप अपने आप को डीमीन कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप कोई दिल्ली पुलिस का, कोई SSC GD का, या कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इस टाइप की कोई वैकेंसी उठाएंगे और आपको लगेगा कि ये छोटी वैकेंसी है, मैं इनको कर लेता हूँ। जबकि यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप कंपटीशन को मिस कर रहे हो। आप वैकेंसी का डिफरेंस देख रहे हो कि RS की तैयारी और दूसरी कोई छोटी पोस्ट की तैयारी, आप चाहे 4th ग्रेड देख रहे हैं या आप GD वगैरह कुछ देख रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम के नाम अलग अलग हैं तो इनकी तैयारी का बहुत सारा फ़र्क होगा। हाँ, होता है फ़र्क, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान रखने वाली बात होती है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, वो होता है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मतलब कि आप जिस पोस्ट के लिए लड़ने उतर रहे हो ग्राउंड में, उस पोस्ट को पाने की ज़िद में कौन लोग हैं जो कंपटीशन में उतरेंगे। जैसे मान लो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आई और 1000 पोस्ट है, ठीक है। अब उन 1000 पोस्ट के लिए कौन कौन लोग हैं जिनका मन करेगा कि यार मेरा भी इसमें भी सिलेक्शन हो जाए, इसमें सिलेक्शन हो जाए। वो जो स्टूडेंट है वो क्या क्या तैयारी कर रहे होंगे, उनका सब्जेक्ट का लेवल क्या है, वो क्या चीज़ें जानते हैं, उनका नॉलेज का लेवल क्या है। अगर वो लोग कंपटीशन में उतर रहे हैं तो आप अगर तैयारी सिर्फ उस वैकेंसी के हिसाब से कर रहे हो ना, कि उसका सिलेबस है उस हिसाब से तैयारी कर लो, तो फिर आप पिछड़ जाओगे। आपको इसीलिए इन एग्ज़ाम को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलते हैं। आपको तैयारी हमेशा इस हिसाब से करनी चाहिए कि कंपटीशन में आपके साथ कौन उतर रहा है, उनका माइंडसेट क्या है, आपको उनके हिसाब से सोच करके उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, उनसे आगे निकलना पड़ेगा, तब जा कर के ये पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वैकेंसी वाइज जो बच्चे चलते हैं ना, वो एक तरह से सपने खरीदने वाली बात है। कोचिंग्स में भी, प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको बहुत जगह यही मिलेगा डायरेक्टली कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसकी तैयारी करनी है तो इसका बैच ले लो। कोचिंग में जाओ, बोले इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इसका बैच ले लो, इसकी तैयारी करनी है तो इसका बैच ले लो। और वैकेंसी के हिसाब से चलते हैं, जिस वैकेंसी का जिक्र सुन रहा है या मार्केट में जिसका नाम ज़्यादा चल रहा है, आपको उसी वैकेंसी के नाम के बहुत सारे बैचेज मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, हर जगह आपको मिलेंगे। क्योंकि आप भी उसी वैकेंसी के नाम पर पे करना चाहते हो फीस। आप अगर बिज़नेस के हिसाब से देखें, अगर रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखें, तो फिर आसान होता है उस वैकेंसी के नाम पर आपसे फ़ीस निकलवाना। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यही सोच करके चल रहे होते हैं कि चलो वैकेंसी के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। दूसरा, जो समझदार बच्चे जो मैंने देखा है, और ये जो वैकेंसी के हिसाब से चलते हैं ना, इन बच्चों के साथ बड़ी
बुरी हालत होती है कि 2-3 साल ये कोचिंग वालों के लिए खिलौना बन के रह जाते हैं। कभी यहाँ पैसे जमा करवाए, कभी यहाँ पैसे जमा करवाए, कभी इसकी तैयारी करी, कभी उसकी तैयारी करी, और वो 2-3 साल धक्के खा करके वो इतना कन्फ्यूज़ हो चुका होता है स्टूडेंट कि उसे समझ में ही नहीं आता यार मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया गया, उसे एक संसाधन माना गया है, एक रेवेन्यू का जरिया समझा गया कि इससे इस नाम पे पैसे ले सकते हो तो इसको ये ऑफ़र कर दो, इससे इस नाम पे पैसे ले सकते हो इसको ये ऑफ़र कर दो। भले ही आपको रियलिटी आपकी कुछ भी है, कोचिंग वालों को समझ में आ रहा होता है कि इस बच्चे का इस बैच खरीदने भर से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उसी के नाम पर पे करोगे इसलिए आपसे हम पैसे ले लेते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस इस पर बन जाता है। इन स्टूडेंट के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहीं जो समझदार स्टूडेंट है वो समझते हैं कि तैयारी जो होती है वो वैकेंसी की होती ही नहीं है, तैयारी आपको जो करनी होती है वो सब्जेक्ट्स की करनी होती है। समझदार बच्चे या जिनके मेंटोर्स हैं फैमिली में, कोई गाइड करने वाले हैं जो सिलेक्शन का रूट समझा सकते हैं कि असल में सिलेक्शन होता कैसे है, गवर्नमेंट जॉब मिलती कैसे, अगर वो सिर्फ मेंटोरशिप ढंग की मिल जाए शुरू में, वो बच्चे वैकेंसी के जाल में पड़ेंगे ही नहीं, वो बच्चे डायरेक्टली सब्जेक्ट तैयार करने पर लगेंगे। ये जो मैं वीडियो आपसे बना रहा हूँ आपके लिए, जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये पिछले 9-10 साल में बहुत स्टूडेंट्स को मैंने परेशान होते हुए देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट के कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब फैमिली हालत देखते ना उस बच्चे की, उसकी फैमिली में कोई नहीं है उसको गाइड करने वाला, मेंटोरशिप देने वाला, उसको समझाने वाला, सही रास्ता बताने वाला। उस बच्चे को फुटबॉल बना के छोड़ दिया है हम कोचिंग वालों ने, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, और वो कन्फ्यूजन में बस लगा हुआ है। 3-4-5 साल हो गए और भयंकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो बच्चा। जब उनकी हालत देखते हैं तो लगता है यार इनको क्यों नहीं सही टाइम पर सही बात अगर किसी ने बता दी होती तो ये बच्चा शायद सिलेक्शन निकाल लेता। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैं जितनी चीज़ें आज तक समझ पाई हूँ एटलीस्ट वो सारी चीज़ें मैं ओपनली सबको बता पाऊँ कि गवर्नमेंट जॉब में तैयारी शुरू कैसे करनी चाहिए और किस रणनीति से करनी चाहिए, तो आपके लिए सिलेक्शन आसान हो सकता है। और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ कि जो बच्चा गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी शुरू कर रहा है और उसने वैकेंसी के बजाय सब्जेक्ट को अगर इम्पोर्टेंस दे दी, उस बच्चे के लिए सिलेक्शन की आधी लड़ाई तो यहीं जीत लेगा वो। इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्त सब्जेक्ट ही होते हैं। देखो 2 और 2 जोड़कर 4 होते हैं, वो 4 ही रहेंगे। एक बार अगर आपने तरीके से कॉन्सेप्ट सीख लिए, सब्जेक्ट अगर आपने तैयार कर लिया है ना, तो भले ही फिर एग्ज़ाम देने आप कहीं चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में भी जाओगे, यूके, कनाडा, लंदन भी जाओगे, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, पैटर्न चेंज होता है। इसलिए जिन बच्चों को तरीका समझ में आता है वो सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं, वैकेंसी की सिर्फ पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं। हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम ये भी बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स के बाद तैयार होने के बाद वैकेंसी पर कब जाना होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, वो लेयर बाय लेयर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। हालांकि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं वैकेंसी वाइज तैयारी करने का तरीका बढ़िया होता है, तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। उन बच्चों को मेरी बातें बिल्कुल बकवास ज्ञान लग सकती है कि फालतू की बातें हैं। आप वैकेंसी के हिसाब से तैयारी करना चाहते हो आप करो। आपको पढ़ाई से ज़्यादा तसल्ली की ज़रूरत है, और आपको तसल्ली अगर आसानी में मिलती है, आसान रास्तों से आपको तसल्ली महसूस होती है, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, सीरियसली आप सच सुनना चाहते हैं, तो फिर आप बने रहिए। वो सच ये है कि जो अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी, तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। क्लियर हुई ये बात, है ना? ठीक है। अब अगर आपने ये सोच लिया कि सब्जेक्ट ठीक है भाई, हम सब्जेक्ट से तैयारी कर लेंगे, लेकिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे करें, उस पॉइंट को अगर समझना हो तो अगले लेवल पर चलते हैं। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई कि तैयारी जो होती है वो वैकेंसी की नहीं होती, सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं, अगर ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो अब समझो कि आपको सब्जेक्ट का डिसीजन कैसे लेना है, भाई कौन से सब्जेक्ट में तैयार करूँ, है ना। अगर मैं आपको अवेलेबल वैकेंसीज़ के ऑप्शन बताऊं कि कितनी तरह की वैकेंसीज़ हैं जिनसे आपको जॉब लग सकती है गवर्नमेंट,
तो वो एक लंबी लिस्ट बनेगी, हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज हो सकती हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिनके थ्रू आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। अब अगर मैं अलग अलग वैकेंसी बताऊं कि इसकी कैसे तैयारी करनी है, इसकी कैसे तैयारी करनी है, तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। और जो कि मैंने आपको बताया वो तरीका मुझे पर्सनली सही लगता भी नहीं है कि आपको उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि उन सभी वैकेंसीज को अगर मैं लिस्ट बना के और ये देखूं कि उस वैकेंसी में फाइट करने के लिए या कंपटीशन जीतने के लिए आपको किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, और वो जिन जिन वैकेंसीज में सब्जेक्ट कॉमन बन रहे हैं उन वैकेंसीज को मैं एक ग्रुप में अगर ले लूँ तो फिर इन सभी वैकेंसीज को मैं डिवाइड कर देता हूँ सब्जेक्ट ग्रुप में। मतलब कि जिन जिन वैकेंसीज के सब्जेक्ट लगभग कॉमन है, देखिए पैटर्न का डिफरेंस हमेशा रहेगा हर वैकेंसी में, हर पेपर से दूसरे पेपर में पैटर्न का डिफरेंस रहेगा, वेटेज का डिफरेंस रहेगा। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जब तैयारी शुरू करनी है उस वक्त सब्जेक्ट को कैसे ग्रुप करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये कोई संविधान में लिखी हुई बात नहीं है, मैं स्टूडेंट को क्लैरिटी देने के मन से इन चीज़ों को ग्रुप करके और मेरे हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे ग्रुप कर सकते हो सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से अगर मैं वैकेंसीज के देखूँ तो सबसे पहली जो और सबसे बड़ी जो वैकेंसी आती है इंडिया में वो आपके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम कौन से होते हैं भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षाएं हैं, मतलब नॉर्मली आप ज़्यादा नाम आपने सुने होंगे, IAS RS मान लो, IAS हो गया, RS हो गया। अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। अब हर स्टेट की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, हरियाणा की HS है और दूसरे कोई स्टेट पंजाब की PS है, हर स्टेट की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है। और एक इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। इस तरह के कई सारे और एग्ज़ाम भी आपको मिल जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं अगर उनको आप टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आप उनका बेसिक फाउंडेशन जो सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं या जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको अपने अंदर बिल्ड करना होता है, या आप ये मान लीजिए कि एक पर्सनैलिटी आपको बनानी है, तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स को तैयार करते हैं तो तैयारी शुरू करने के लिए आप एक फाउंडेशन करिकुलम तैयार कर सकते हैं कि मुझे जीरो से चीज़ें कैसे शुरू करनी है। जब वो आपका बेस क्लियर हो जाए तब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे किस वैकेंसी को फाइनली टारगेट करना है, तो प्रॉपर उसके पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस। लेकिन फाउंडेशन में आप कॉमन इन सबको तैयार कर सकते हो ताकि ओवरऑल आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आप ये डिफरेंस भी जो है उनमें वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला ग्रुप तो है एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज भी। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस का ऑप्शन, जो पहली डिसीजन में हमने बात करी थी कि यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट, और आपने अगर यहाँ पे चूज़ किया कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो फिर आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि इस फील्ड में अगर उतरे हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज का अटेम्प्ट ज़रूर दोगे। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो एक पूरा अलग गेम है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स के फील्ड में उतर रहे हो तो आपका अल्टीमेट गोल है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज के लिए ज़रूर जाओगे, क्योंकि उसका टॉप यही है आपका, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का टारगेट हो गया। अब अगर टॉप यही है, टारगेट यही रखना चाहिए, तो फिर एक हिसाब से देखें तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस इसकी तैयारी कर लो और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, टारगेट यही करना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही है, टारगेट यही करना चाहिए। लेकिन इस टारगेट तक पहुँचने के रूट अलग अलग हो सकते हैं। पहला रूट तो ये है ही कि डायरेक्टली आप इसी को टारगेट कर लो, इसी वैकेंसी की तैयारी शुरू करो। इसके हिसाब से जब आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, अगर अपने नॉलेज के होराइजन बिल्ड करोगे, इसके लेवल के हिसाब से सब्जेक्ट सीखोगे, तो आप किसी न किसी वैकेंसी के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे, इतनी समझ आप में आ ही जाएगी। वो दूसरा आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिकली सोच करके और प्रैक्टिस कर पाते हैं। बट हाँ, फाउंडेशन और सब्जेक्ट और कोचिंग की नीड आपको नहीं रहेगी। अगर ये कर लोगे तो फिर आपको सिर्फ पैटर्न प्रैक्टिस है, वो किसी भी दूसरी वैकेंसी का उठा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप एग्ज़ाम वो क्लियर भी कर सकते हो। तो पहला रास्ता तो ये है कि डायरेक्टली आप इसकी तैयारी शुरू कर लो। अब इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि जितना कंपटीशन है उस हिसाब से टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए और रिसोर्सेज आपके पास फुल होने चाहिए, रिसोर्सेज में भी कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो डायरेक्टली आप इसी की तैयारी शुरू कर लो, गेम ख़त्म, है ना। बट अगर आप एक सेफ़ रूट में जाना चाहते हो तो इसी वैकेंसीज़ के लिए एक सेकंड रूट और निकल के आता है, वो हम आगे बात करेंगे कि वो कैसे आप डिसीज़न ले सकते हो किस वैकेंसी की तैयारी का, है ना।
तो इस ग्रुप में पहला ग्रुप ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव का। दूसरा जो वैकेंसीज का ग्रुप है वो आपका आता है टीचिंग लाइन के जो एग्ज़ाम है, मतलब टीचर अगर आपको बनना है। अब देखिए यहाँ कुछ लोग ये अपोज कर सकते हैं कि सर बहुत फ़र्क होता है ग्रेड एग्ज़ाम में, इसमें मैं ये ग्रुप बता रहा हूँ उस बच्चे के लिए जो तैयारी शुरू कर रहा है जीरो से, है ना। तो वो बच्चा अगर बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू कर रहा है ना, तो उस वक्त उसको सब्जेक्ट को ग्रुप करके ही फाउंडेशन क्लियर करना चाहिए। अगर उसने बेस क्लियर कर लिया, उस ग्रुप का फाउंडेशन सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो फिर वैकेंसी चूज़ करते टाइम वो सीख जाएगा सेल्फ स्टडी करना, एग्ज़ाम पैटर्न एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी का स्केड्यूल प्लान करना, वो डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा। मैं ये ग्रुप बता रहा हूँ उस बच्चे के लिए जो जीरो से शुरू कर रहा है ना। तो अगर आप टीचिंग लाइन के एग्जाम्स में भी जाना चाहते हैं तो इसके भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आप उन सभी एग्ज़ाम के करिकुलम को मर्ज करके और आप बेसिक एक सब्जेक्ट करिकुलम तैयार कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आप जीरो से जब कर रहे हो तो एक बार वो फाउंडेशन के सब्जेक्ट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और वो सब्जेक्ट जब आपके क्लियर हो जाएं तब फिर आप नेक्स्ट लेवल पर कोई ना कोई वैकेंसी टारगेट आप कर सकते हैं। वो चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट सीखने के बाद वैकेंसी टारगेट करना या वैकेंसी का डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दूसरा आपका हो गया टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, तीसरा जो ग्रुप होता है वो तीसरा ग्रुप निकल के आता है दोस्त आपके टेक्निकल एग्ज़ाम्स कि या तो टेक्निकल मतलब कोई ट्रेड स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स हैं या फिर एसओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम बोलते हैं। कोई एक स्किल, अगर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में कोई एक स्किल स्पेसिफिक लोगों की ज़रूरत है ना, तो पर्टिकुलर उस स्किल का या उस ट्रेड का भी आपको पेपर देना होता है। उससे रिलेटेड वैकेंसीज अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो फिर ये तीसरा ग्रुप आपके लिए आ जाता है ना। जैसे मान लो किसी ने बीसी कर रखा है, बीटेक आईटी कर रखा है, तो फिर आईटी की जो वैकेंसीज निकलेंगी उनके लिए वो एलिजिबल है, फिर आईटी का एग्ज़ाम देंगे। आपने स्टेनो नाम सुना होगा, तो स्टेनो अपने आप में एक डिफरेंट स्किल सेट हो गया। ठीक है, वो एक ट्रेड हो गई है। तो अगर स्टेनो आपने वो स्किल या वो ट्रेड आपने तैयार कर ली है तो फिर उससे रिलेटेड आप सारी वैकेंसीज आप टारगेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर जैसे बैंकिंग सेक्टर में एसओ की वैकेंसी आती है, अकाउंट्स की अलग आती है, फिनेंस की अलग आती है। तो जिस तरह का आपका स्किल सेट है, जिस तरह की आपकी पढ़ाई है, उस हिसाब से आप प्रॉपर उस वैकेंसी को भी टारगेट कर सकते हो। और एक स्किल सेट से रिलेटेड फिर वैकेंसीज आपको कई सारी मिल सकती हैं। तो उसमें भी आपको ये करना होता है कि आप अपना स्किल तैयार करो, ठीक है, अपनी ट्रेड तैयार करो और फिर उस ट्रेड से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट की सारी वैकेंसीज आप एक साथ टारगेट कर सकते हो। इस ग्रुप में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उन एग्ज़ाम में दो तरह के आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिलेंगे, मतलब सिलेबस मिलेगा। एक आपका होगा स्किल टेस्ट, मतलब जिस ट्रेड से रिलेटेड आपका पेपर है स्किल, और प्लस उसके बाद आपको मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर है, ये तीसरे ग्रुप में आपको मिल जाता है। क्लियर हुआ? आई होप कि तीनों की, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया जो टॉप गोल है कि हमें अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना ही है। दूसरे आपके एग्ज़ाम टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम हो गए, और तीसरे एग्ज़ाम्स हो गए कोई ट्रेड स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे स्टेनो है या आईटी के कोई एग्ज़ाम निकलते हैं, या इलेक्ट्रिकल कोई डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम है, या इंजीनियरिंग की जो ट्रेड्स हैं उनके, सिविल्स के हो गए, मैकेनिकल के एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके एग्ज़ाम्स हो गए, वो स्किल बेस आपके एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, इन तीनों के अलावा जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसका नाम है जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज। जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज सबसे ज़्यादा जो आपको भीड़ मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपको जो वैकेंसी मिलेंगी वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी, जिसमें एसएससी के एग्ज़ाम हो गए। एसएससी के कुछ एग्ज़ाम जैसे ट्रांसलेटर है, स्टेनो है, इसमें आ जाएंगे। टेक्निकल जेईएन वगैरह के एग्ज़ाम है वो अलग हो जाएंगे, तो वो ट्रेड के अलग हैं। एसएससी के बहुत सारे जो जनरल एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। रेलवे के नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम सारे इसी में आते हैं। स्टेट की भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट आती हैं बहुत सारी, बहुत बार मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट में छोटी मोटी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। वो सारे के सारे एग्ज़ाम आपके इसी एक ही कैटेगरी में आएंगे जिसको बोलते हैं जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये चारों कैटेगरीज को समझने से आपको फ़ायदा क्या होगा, या आप किस तरह का डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। देखो, अब तक हम तीन चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पहला, हमने ये सोचा कि अब आप 12th कर चुके हैं, +2 आपकी क्लियर हो गई, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ या प्राइवेट की तरफ।
और ये डिसीजन किस बेस पे लेना है, अपने पैशन और प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए। ये लड़ाई नहीं लड़नी है, ये जिद नहीं करनी है कि आप कोई प्रोफेशन चूज करने से आपका पैशन खत्म हो जाएगा, नहीं। बहुत ऑप्शन है आज के टाइम में, कुछ भी चीज़ सीखने के और अपने आप को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मीडियम अवेलेबल हैं। दुनिया की कोई ताकत आपके पैशन को दबा नहीं सकती सिवाय आपके। तो अगर आपको प्रेशर में या कोई प्रोफेशन अगर आपको चूज करना भी पड़ रहा है तो भी आप अपने पैशन को ज़िंदा रख सकते हैं अगर आप ऑप्शंस ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको करियर का डिसीजन इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेना है कि अगर अभी डायरेक्टली आपके पास इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन और इतना टाइम नहीं है कि आप डायरेक्टली पैशन को परस्यू करो, तो फिर आप कोई ना कोई प्रोफेशन के लिए भी जा सकते हो। इस प्रोफेशन के लिए आपको देखना है कि कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेनी है या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है तो ठीक है, आप वो स्किल बेस्ड कोई ट्रेनिंग ले लो। अगर आपको बहुत कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्लैरिटी नहीं है या फिर इतनी क्लैरिटी है कि मुझे जाना ही इसी में, तो फिर बेस्ट ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आ सकते हो। क्लियर हुआ? पहला डिसीजन आपको ये समझना है, हमने यही बात करी थी। जब आप ये समझ लेते हो कि गवर्नमेंट में आपको उतरना है, तो सेकंड चीज़ है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में अगर सर्विसेज में हमें जाना है तो तैयारी करनी कैसे है। वहाँ दो चीज़ें समझनी है कि आपको वैकेंसी वाइज जाना है या सब्जेक्ट वाइज। हमने यहाँ डिस्कस किया कि वैकेंसी वाइज में आपका बहुत सारा टाइम ख़राब हो सकता है और बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी आप फील करेंगे, इससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा। बजाय इसके आप सब्जेक्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगेन ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये भले ही आप दूर दराज कोई कमरे में बैठ करके और सेल्फ स्टडी भी करोगे ना, तो भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। बस इसके हिसाब से अपने आप को समझाओ, डिसीजन में क्लैरिटी लेके आओ। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज आपको कहाँ से कैसे मिल सकते हैं और आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो सेकंड में हमने इस पर बात करी कि सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पहुँच गए कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हमें सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करनी है, तो फिर हमने सब्जेक्ट अलग अलग वैकेंसी वाइज समझने के बजाय हमने सब्जेक्ट्स के ग्रुप बना लिए कि जिन जिन वैकेंसीज का सिलेबस लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, लगभग सेम है, एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस हो सकता है, तो भी तैयारी हमें सब्जेक्ट की करनी है, तो फिर कॉमन सब्जेक्ट को हमने ग्रुप कर लिया है। उस हिसाब से हमने 4 ग्रुप बनाए। एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज और आपके टीचिंग लाइन के एग्जाम हो गए, टीचर ग्रेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा हमने लिया टेक्निकल या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम। इन तीनों के अलावा जितने बच्चे वो सारे के सारे हो गए जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज। क्लियर हुआ? यहाँ भी हमने डिसीजन क्या लिया था कि आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज के लिए जाना है, मतलब IAS RS की आपको तैयारी करनी है, अटेम्प्ट आप ज़रूर देंगे, ये होना चाहिए। अगर ज़रूर ये देना चाहिए तो एक रास्ता तो मैंने बताया कि आपके पास टाइम और रिसोर्सेज अगर हैं तो डायरेक्टली आप इसी ग्रुप को टारगेट कर लो। बट अगर आपके पास डायरेक्टली ये ऑप्शन नहीं है और आप सेफ चलना चाहते हैं, तो फिर दूसरा रूट क्या है कि ये जो तीनों बचे हुए ग्रुप हैं, भले ही वो ये एग्ज़ाम्स हैं, भले ये एग्ज़ाम है, भले ही ये एग्ज़ाम है, आप अभी के लिए इसको सेकंड ऑप्शन रख लो कि इसके बाद आपको इस CD पे जाना है। आप इन तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम पहले अच्छे से तैयार कर लो। एक एग्ज़ाम में आपने सिलेक्शन निकाल लिया, उसके बाद अगला टारगेट आपका ये हो जाना चाहिए। ये सेकंड और सबसे बेस्ट रूट होता है। इसका एक बेनिफिट हो रहा है, आप डायरेक्टली अगर इन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हो तो इनमें सब्जेक्ट तो आप तैयार कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे टफेस्ट चैलेंज आएगा वो आपका आता है इंटरव्यू का पार्ट। और इंटरव्यू एक तरह का पर्सनैलिटी टेस्ट है, प्रॉपर आपका पर्सनैलिटी ही टेस्ट उसमें किया जाता है ना। अब एक तो बच्चा उस गवर्नेंस को देख रहा है, सिर्फ किताबों में पढ़ के समझ रहा है, उसकी में लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या रहेगी। हाँ, सबके लिए ज़रूरी नहीं है सेम हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ कि वो सिर्फ किताबों में पढ़ के गवर्नेंस को समझ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ज़्यादा निखर के आएगी। या अगर वो उस सिस्टम का हिस्सा बन के, जैसे कि जनरल एग्जीक्यूटिव में एग्ज़ाम आता है, SSC का एग्ज़ाम, CGL का आपने सुना होगा, उसमें एक पोस्ट आती है CSS की, सेंट्रल सीक्रेटेड सर्विसेज है। अब आप अगर SSC के थ्रू मान लो आपने एग्ज़ाम निकाला और आप सीक्रेटरीट में हैं, भले ही आप सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन के आप जाते हैं, बट आप गवर्नेंस का हिस्सा हो जाते हैं, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग आता है। वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी, अगर आप ज़िद लेके चलते हैं कि आपको फर्दर करनी है और संयोग से आप डिपार्टमेंट ऐसा ले पाते हैं जहाँ वर्कलोड आपको थोड़ा कम मिले, तो आप वहाँ गवर्नेंस भी समझते हैं क्योंकि आप उस गवर्नेंस का हिस्सा हैं। और फिर आप अगर ये अगला टारगेट ये कैटेगरी करते हैं, मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम टारगेट करते हैं, तो सब्जेक्ट तो है ही है, प्लस आपकी पर्सनैलिटी भी आपको यहाँ फ़ायदा देती है। तो सेकंड ऑप्शन होता है ये, जिसमें रिस्क कम है क्योंकि आपने अपने टारगेट को 2 टुकड़ों में बांट लिया है।
फर्स्ट आपका यहाँ है और सेकंड आपका यहाँ है। तो फिर आपको जंप, अगर आप डायरेक्टली सेकंड के लिए, कोई बच्चा इधर से जंप कर रहा है यहाँ पहुँचने के लिए, तो वो 0 पे है, यहाँ से उसको इतना जंप करना है। पर कोई बच्चा जो सिस्टमेटिकल अप्रोच, ये जो मैंने बताया, अगर इस हिसाब से चलता है तो उसको यहाँ से पहले यहाँ जंप करना है, फिर इसका नया बेस ये हो गया, यहाँ से फिर जंप करके उसको यहाँ पहुँचना है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आपके लिए कौन सा डिसीजन आसान है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ मेरा टारगेट यही था, मैं आपको ये समझा पाऊँ कि आप तैयारी कैसे शुरू करें। तो आपको अभी डिसीजन सिर्फ ये लेना है कि इन चारों ग्रुप में से आपको पहला ग्रुप चूज़ करना है। और ग्रुप क्यों चूज़ करना है? क्योंकि वो ग्रुप आपने बनाया सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे ही आपने ग्रुप फाइनल किया तो आपके सब्जेक्ट फाइनल हो जाएंगे कि आपको पढ़ने कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आप इनमें से चूज़ कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो बेस्ट मैंने देखा है ग्रुप जिसमें मैक्सिमम ऑप्शन मिलते हैं, जो हर बच्चे के लिए ओपन है, वो निकल के आता है 4th वाला, जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसी से आप तैयारी शुरू करिए, क्योंकि इसमें जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, ये सब्जेक्ट आपको, अगर आपको स्किल बेस में भी जाओगे तो भी जनरल एप्टीट्यूड का पूरा पार्ट इसी वैकेंसी के पैटर्न से निकल के आता है। और फिर इसी का पैटर्न आप एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जाओगे तो उसके जो प्री के एग्जाम्स होंगे उसमें जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज वाले जो सिलेबस है उसका बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो मैं इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज। ठीक है, यहाँ तक का डिसीजन अगर आपका क्लियर है तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने ये ग्रुप चूज़ कर लिया है कि जनरल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से चल के, और ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप होकर के एडमिनिस्ट्रेटिव तक पहुँचना चाहते हो, तो फिर आपको पढ़ाई कैसे करनी है, सब्जेक्ट कौन कौन से कैसे प्लान करने हैं, वैकेंसीज़ को कब टारगेट करना होता है, क्या रूटीन और रिचुअल आपको लेकर के चलने चाहिए, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि मैं 2 कदम आपको चला पाया हूँ, जहाँ से बिल्कुल 0 पे आप खड़े थे, जहाँ आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, अब आप ये थोड़ा सा समझ पाए हैं कि मेरे को पैशन और प्रोफेशन को प्रायोरिटी पे रख करके कैसे डिसीजन लेना है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लूँगा या गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ। गवर्नमेंट सर्विसेज भी अगर मैंने चूज़ कर ली है तो मुझे तैयारी जो शुरू करनी है वो किसी वैकेंसी की नहीं, सब्जेक्ट की करनी है। और सब्जेक्ट मुझे कौन से सबसे पहले पढ़ने हैं उसके लिए मैंने अलग अलग ग्रुप समझ लिए, और उसमें से मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है, 4th ग्रुप जो बनता है जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ हम बात करेंगे कि जनरल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज़ की तैयारी करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, और वहाँ भी मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी अगर आप वो रणनीति आप लेकर के चलेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन का रास्ता आसान हो सकता है। वह सारी टूल्स, टेक्निक्स और टैक्टिक्स मैं आपसे सारी डिस्कस करूँगा कि वहाँ आप एक वैकेंसी कैसे निकाल सकते हैं, एक पोस्ट अपने लिए कैसे पक्की कर सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, आप बेरोज़गार से रोज़गार वाले इंसान बन जाए। इतनी क्लैरिटी आपको आ जाए, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।